मॉर्निंग बच्चों, आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आने के लिए संभावना ज्यादा है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखें। चलते हैं, सीखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इस पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंतवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया है √2:1, बी ऑप्शन में 1:√2, सी ऑप्शन में √2:3, डी ऑप्शन में 2:1। यानी कि अंतवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक वर्ग दिया गया है तो एक वर्ग बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया उसको बना दीजिए। अब अंतवृत्त माने इस वर्ग की अंदर वाला वृत्त, अंदर का जो वृत्त होगा तो ये क्या होगा, ये चारों भुजाओं को ऐसे क्या करेगा, ये स्पर्श करेगा, इसको बोलते हैं अंतवृत्त। तो देखिए यहां से यहां तक, तो ये देखो इस वर्ग की ये वर्ग है, मान लीजिए ए बी सी ये डी, ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। तो यहां से देखो इसका केंद्र अगर ये है तो इसकी पूरा क्या होगा, ये व्यास होगा। तो जितनी ये लंबाई है उतनी ये लंबाई होगी। यानी कि अगर ये वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसका जो व्यास होगा वृत्त का, यानी कि अंतवृत्त का जो व्यास होगा, व्यास क्या होगा, वर्ग की भुजा के बराबर होगा, वर्ग की भुजा के बराबर होगा। जब वर्ग की भुजा के बराबर होगा, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब अंतवृत्त का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। तो अंतवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हमको पता है कि व्यास की आधी होती है, यानी कि 14/2, 2 से भाग देंगे तो 7 सेंटीमीटर हमारी अंतवृत्त की त्रिज्या आ गई। अब हमें निकालना है क्या, परिवृत्त। परिवृत्त क्या होगा, जो बाहर हो ऐसे, यानी कि वर्ग उसके अंदर हो और परिवृत्त ऐसे हो। अब इसकी जो व्यास होगा, इसका व्यास क्या होगा, देखो ये, अब यहां पर देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा है ना, तो वर्ग की भुजा चारों बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब यहाँ ये 14 है, ये 14 है, यहाँ पर 90 अंश का कोण है। तो ये जो हमें जो व्यास होगा परिवृत्त का व्यास, यानी कि परिवृत्त का जो व्यास होगा वो क्या होगा, वर्ग का विकर्ण। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण, है ना, विकर्ण। अब विकर्ण जब निकालेंगे तो समकोण विकर्ण बराबर कैसे हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 धन 14 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि विकर्ण बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से लगा देंगे। तो ये 14 बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा। यानी कि परिवृत्त का ये व्यास है, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी, परिवृत्त की त्रिज्या होगी कितनी होगी, इसकी आधी, यानी कि 7√2। अब वो प्रश्न में ये कह रहा है अंतवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि पहले अंतवृत्त लिखा तो अंतवृत्त ऊपर लिखेंगे और परिवृत्त बाद में लिखा है तो परिवृत्त की त्रिज्या को नीचे लिखेंगे। तो अनुपात लिखेंगे, है ना, तो लिखेंगे अंतवृत्त अनुपात परिवृत्त, अंतवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या अनुपात परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, अंतवृत्त की त्रिज्या 7, परिवृत्त की त्रिज्या 7/√2, 7 से 7 कट जाएगा तो 1/√2 बराबर 1:√2, है ना। इसका मतलब देखो हमारे पास ऑप्शन ये √2:1 है,
ये है 1:2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1:2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हमको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है और कैसे हमें परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए, है ना, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? यानी कि कोई आयत है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना। तो अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या करें, दोगुनी कर दी जाए, यानी कि डबल कर दें उसको, तो उसके क्षेत्रफल जो होगा वो कितने प्रतिशत उसमें वृद्धि हो जाएगी, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे, है ना, कि जैसे मान लीजिए, माना कि आयत की लंबाई x और उसकी चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? x इंटू वाई, है ना। वर्ग इकाई होगा क्योंकि क्षेत्रफल है। अगर वो आप प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, अगर ये लंबाई को दोगुनी कर दें और चौड़ाई को दोगुनी कर दें, है ना, प्रश्नानुसार लंबाई को अगर हम दोगुनी कर देते हैं तो ये 2x हो जाएगी, और चौड़ाई को अगर दोगुनी कर दें तो ये 2y हो जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 2x गुणित 2y, तो कितना हो गया? 4xy। तो पहले तो क्षेत्रफल हमारा जो था xy था, और जब ने उसकी लंबाई और चौड़ाई को दोगुनी कर दिया तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 4xy। तो कितना बढ़ गया? तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? बाद वाला क्षेत्रफल से पहला वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना। तो 4xy में से xy घट जाएगा, कितना बचा? 3xy। अब हमको परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट है पहले का, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो क्या क्या लिखेंगे? कुल वृद्धि यानी कुल वृद्धि गुणित 100 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, यानी कि पहले का क्षेत्रफल। तो कुल वृद्धि कितनी हो गई? 3xy गुणित 100 बटे सबसे पहला क्षेत्रफल क्या है? xy। तो xy नीचे कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो 3 का गुणा 100 में होगा, तो कितने प्रतिशत आ गया? 300%। तो देखो इसमें ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? पहला है 400, 150 है, ये 200 है, 300 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। देखो दिख रहा है ना, 300%। तो जो क्षेत्र, अगर हम किसी भी आयत की लंबाई चौड़ाई को अगर दोगुना कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में 300% यानी कि 300% जो है उसकी में वृद्धि मानी जाती है ना, है, होती है। देख निकाल करके देखा है ना। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आ चुका है। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर बटे बी सी धन बी स्क्वायर बटे ए सी धन सी स्क्वायर बटे बी सी का मान क्या होगा? इसमें क्या है कि आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी है? पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। कैसे? देखो, ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी प्लस सी स्क्वायर बटे बी सी, इसमें क्या करेंगे? ए बी सी क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यू, ये बी क्यू धन सी क्यू, इतना हो गया। अब इसमें क्या है? अब ए क्यू प्लस बी क्यू, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि ए क्यू धन बी क्यू धन सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी कि ए क्यू धन प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है
एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब चूंकि देखो यहां पर इसका मान क्या दिया गया है, शून्य दिया गया है ना। अगर यहाँ शून्य रख देंगे तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य का किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य हो जाएगा। तो ये तो हो गया शून्य। अब यहाँ क्या बचा, ए क्यू धन बी क्यू धन सी क्यू है ना, माइनस 3abc बराबर 0। इसका मतलब ये होगा ए क्यू धन बी क्यू धन सी क्यू बराबर 3abc है ना, यानी कि ए क्यू धन बी क्यू धन 3 क्यू बराबर 3abc इसकी वैल्यू आई है। इसको अगर इसकी जगह ये 3abc यहां रख देते हैं तो क्या मिलेगा, 3abc बटे abc, abc तो abc abc कट जाएगा, क्या मान आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखो ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए में 4 है, इसमें 3 है। क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 999 सही 1/7 धन 999 सही 2/7 धन 999 सही 3/7 धन 999 सही 4/7 999 सही 5/7 धन 999 सही 6/7। इसका मान ज्ञात करना है ना। तो इसमें को अगर आप इसका अगर 7 का गुणा इसमें करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे फिर हल करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि कई बार आपको गुणा करना पड़ेगा 7 का। इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखो जैसे कहीं पर भी अगर हमारा 2 धन 1/2 लिखा है ना, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक एलसीएम लेते हैं 2 का, 1 मान करके 2 एलसीएम लेते हैं, फिर 1 का भाग इसमें देंगे, 2 दूनी 4 धन 1 कितना हो जाएगा, ये 4 1 5/2 है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और 2 का भाग अगर इसको मिश्रित भर करेंगे 2 सही 1/2 आएगा, इसको बदलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि अगर ये चीज लिखी है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, यानी कि ये धन का चिन्ह हटा करके इसको इसके साथ चिपका दे देंगे। और अगर ये ऐसी चीज लिखी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि धन के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ये लिखा है ना, अगर ये लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 999 धन 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि बात एक ही है। 999 धन 1/7 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही इस वाले को लिखेंगे क्या, 999 धन 2/7। इस ऐसे ही तीसरे वाले को लिखेंगे 999 धन 3/7। धन 999 4/7, फिर धन 999 धन 5/7 और धन 999 धन 6/7। ठीक, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट। अब ये 999, ये भी 999, ये भी 999, ये भी 999, यानी कि 999 कितनी बार दिख रहे हैं, 6 बार दिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे 6 गुणित 999। ठीक, 6 बार है, 6 बार जोड़ेंगे तो 6 गुणित 999 धन 1/7 2/7 धन 3/7 धन 4/7 धन 5/7 धन 6/7, है ना। अब ये 600 में 999 में अगर गुणा करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1000 में से 1 घटा दें, 999 माने 1000 में से 1 घटा दो, और इसको हम क्या करेंगे, 7 एलसीएम लेंगे, इन सभी अंकों को जोड़ देंगे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो ये 6000 हो जाएगा, ऋण 6 हो जाएगा। यहां देखो 6 5 11 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21/7 हो गया। 7 का भाग दे दो, 3 7 21, ये हो गया 6000 ऋण 6 धन 3। अब 6 में से 3 ये घट जाएंगे
तो 6000 ऋण 3 बचा। अब 6000 में से 3 घटा दो, है ना, तो कितना बचेगा? 6000 में से 3 घटेगा तो 5979 बचेगा। 79 बचेगा? नहीं बच। अब घटा के देख लो, 0 के मान 10 में से 3 गया 7, तो ये 9 बचा, ये 9 बचा, 6 का ये 5 बचा, 5997 बचा, है ना, ये वाला। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा है? ये 2997 है, ये 5979 है, ये 5997 है, और ये 5944। कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है? 5997। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, है ना। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर, आपका अभी था चौथा, 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है, यदि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो तो 6 स्टार 9 का मान हमको ज्ञात करना है, कौन सा होगा? यानी कि पहला ऑप्शन दिया है 62, बी ऑप्शन है 63, सी ऑप्शन है 36, डी ऑप्शन है 26। इनमें से कौन सा एक सही होगा? तो इसका मतलब ये जो ऑपरेशन दिया गया है, यानी कि ए स्टार बी का मान ये इसके बराबर है। जहां ए है वहां आपको क्या करना है? 6 रखना है, जहां बी है वहां 9 रखना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि आपको एक ऑपरेशन दिया है कि ए स्टार बी का मतलब ये है। तो जैसा अगर हमको दिया गया है 6 स्टार 9, तो देखो ए के स्थान पर 6 है, बी के स्थान पर 9 है, तो क्या करेंगे हम? इसमें ए के स्थान पर 6 रख दें तो 6 का स्क्वायर, और बी के स्थान पर 9 रख दें तो 9 का स्क्वायर ऋण 6 गुणित 9, ये हो जाएगा 36, ये 81, और ये 9 7 54, है ना, 9 6 54। अब इनको जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 8 3 11, 170 माइनस 54। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 63। यानी कि 6 स्टार 9 की जो वैल्यू होगी इसके अनुसार जैसा हमको ऑपरेशन दिया गया है, यानी कि जो संक्रिया दी गई है 63, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन, ये हमारा सही हो जाएगा। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के ये मूल है, तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा। इनमें से पहला ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 4। इनमें से एक सही होगा। तो सबसे पहले मेन चीज द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद में ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, तो उसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कोई बहुपद दिया है समीकरण, इस तरीके का द्विघात समीकरण, जहां पर यहां क्या देख रहे हैं, जहां ए बी सी क्या है? ये वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और एक्स क्या है? चर। अगर इसको हल करेंगे तो x के 2 मान प्राप्त होंगे, जितने घात होता है उतने ही x के 2 मान प्राप्त होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मान इसको हल करने पर दो मान x के मिलेंगे। तो जो x के जो 2 मान आते हैं उन्हीं को इस समीकरण का मूल कहते हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे? मूल। तो इसका मतलब है अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हो, 2 मूल, तो इनका योगफल जो होता है वो माइनस बी बटे ए होता है, यानी कि x का कोफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये माइनस साइन लगाने के बाद, यानी कि माइनस बी बटे ए होता है। और मूलों का जो गुणनफल होता है वो c बटे होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे, यानी कि अल्फा धन बीटा, ये हमें मूलों का योग और ये मूलों का गुणनफल निकल आता है। अब हम ये जो हमको समीकरण दिया है, अब इसमें देखो एबीसी क्या है?
एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, और ये जो कांस्टेंट है ये सी होता है। वो इसी रूप में तो लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी लिखा ना। तो इसका मतलब है कि एक्स का जो गुणांक होगा वो बी होगा। तो यहां से हमको अगर तुलना करके कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू मिलेगी -7, सी की वैल्यू मिलेगी 1 और ए की वैल्यू हो जाएगी 5। इस समीकरण से तुलना करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे इससे। अब हमें अल्फा प्लस बीटा अगर मूल है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी माने +7 बटे लिखेंगे। यानी कि जो हमारे सी का वैल्यू है, ए की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -7, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए का मतलब +7 बटे 5, 7 बटे 5, और सी अपॉन ए माने सी और ए माने 5, 1 बटे 5। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम देखेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो ये वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 7 बटे 5 और 1 बटे 5, 5 से 5 कट गया, तो 7 बटे 1 बराबर कितना आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, है ना। इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम में बहुत स्पीड से लगाते हैं, यहाँ थोड़ा प्रैक्टिस करा रहे हैं इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को उसमें एग्जाम में प्रैक्टिस से अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, सबसे छोटी संख्या कौन है, √3, √3 है, ये 3 की करनी 2 है, ये √2 है, ये 3 की करनी 4 है। तो इनमें से कौन सी संख्या, जो 4 संख्याएं दी है हमारे पास, इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो जब करनी के रूप में हो इस प्रकार का कोई सवाल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो करनी है उसको समान करते हैं, फिर उसके नीचे जिस करनी समान हो जाएगी तो जिसका आधार सबसे छोटा होगा वही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी कि कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले देखो 3 लिखा है अंडर रूट में, तो इसको हम 3 की घात 1 बटे 2 लिख सकते हैं। अब ये 3 की करनी 2 लिखा है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 बटे 3, जितनी करनी लिखी है उसको 1 बटे 3 ऐसे 1 बटे में लिखेंगे। अंडर रूट 2 लिखा है तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 बटे 2, इस अंडर रूट का मान 1 बटे 2 होता है। 3 की करनी 4, तो इसका मतलब 4 की घात 1 बटे 3। अब देखो 3, 2, ये 2, 3 लिखा है, अब 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6। तो 6 बनाना है इसको, 3 की जगह क्या करना है 6, तो किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 2 से अंश और हर में इसमें गुणा कर देंगे। ये 2 है तो इसको 6 करेंगे तो इसमें किससे गुणा करेंगे 3 से, तो ये 6 हो जाएगा। तो जितना नीचे करेंगे उतना, इसको 3 है तो इसमें 6 करना है तो 2 से, तो 2 ऊपर, इसमें 3 से ऐसे गुणा करते, यानी कि ये हो जाएगा 3 की घात 3 बटे 6, ये हो जाएगा 2 की घात 2 बटे 6, ये हो जाएगा 2 की घात 3 बटे 6, और ये हो जाएगा 4 की घात 2 बटे 6। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 3 की घात 1 बटे 6, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 की घात 1 बटे 6, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 1 बटे 6, इसको लिख सकते हैं 4 की घात 2 की घात 1 बटे 6। अब देखो ये 1 बटे 6 1 बटे 6 सब में हो गया, घातें समान हो गई। अब 3 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 3 3 9 3 27 की घात 1 बटे 6, ये हो जाएगा 4 की घात 1 बटे 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 की घात 1 बटे 6, और ये हो जाएगा 4 चौको 16 1 बटे 6। ठीक है, अब देखो इसमें देखो घातें समान हो गई। अब किसका आधार सबसे छोटा दिख रहा है, ये, तो ये इसके सामने इधर आ जाओ, कौन सी हो गई सबसे छोटी, ये वाली, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3 की करनी 2, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी। तो सबसे छोटी संख्या ये है। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी होगी कौन सी होगी, तो हमें दिख रहा है 27, तो इसके सामने सीधे चले आएंगे तो सबसे बड़ी ये हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से हम कोई भी करनी दिए उसकी सबसे छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, तो उसको हम सेलेक्ट
सुनते हैं। कभी कभार क्वेश्चनों में क्या होता है, इस प्रकार की करनी दी है, उसको आरोही क्रम में ऑप्शन में दिए होंगे, तो आरोही अवरोही क्रम में अगर आपको व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले उनकी करणियों को समान करेंगे, फिर आधार जिसके हैं छोटा है उसी क्रम में फिर हम उसको लिखेंगे, है ना। तो हमारे उसी जैसे ये सबसे छोटी हो गई, इसके बाद फिर इससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है, फिर सबसे बड़ी ये है, यानी कि ये सबसे बड़ी हुई √3, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, यदि a बराबर 5 धन 2 √6 हो तो √a माइनस 1/√8 का मान हमको ज्ञात करना होगा कौन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन दिया है 2 √2, बी ऑप्शन है 3 √2, सी ऑप्शन है 2 √3, डी ऑप्शन है 3 √3। इनमें से एक सही होगा। चलते देखते हैं कि कैसे इसको करना है। सबसे पहले हम एक को देखते हैं, इसमें क्या है, a बराबर दिया है 5 धन 2 √6। इसको हल करते हैं, इसको हल कर इसके हम गुणन फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योग कितना हो जाए 5। तो कैसा होगा, 6 का फैक्टर होगा 2 3 6, 3 2 5। तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट में, √3 का वर्ग धन √2 का वर्ग, है ना, धन 2 गुणित √3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2, √6 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणित √। अब देखो a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया, यानी कि ये हो गया √3 धन √2 का ये होल स्क्वायर हो गया, यानी कि a बराबर, इसका मतलब होगा √3 धन √2 बराबर √a, यानी कि √a का मान तो ये हमको मिल गया, यहां से √a की वैल्यू अभी। अब √a की वैल्यू हमको दी गई है, ये आ गया है। अब इसमें रखते हैं जिसका हमें मान निकालना है, किसका मान निकालना, √a ऋण 1/√a। इसका वैल्यू यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा √3 धन √2, ठीक है। अब यहां देखो ऋण 1/√3 धन √2, इसको हम सरलीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, √3 ऋण √2 से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो क्या मिलेगा, √3 धन √2 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन ये √3 का वर्ग ऋण √2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 ऋण 2, क्योंकि एक बार जुड़ा है और एक बार घटा है, तो आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी कौन सी, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। यहां 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 का भाग दोगे तो यही संख्या बचेगी, √3 प्लस √2 ऋण √3, ये ऋण ऋण ये हो जाएगा धन √। अब देखो √ से ये कट जाएगा, ये माइनस का है, √3 ये प्लस का है, क्या हो जाएगा √2 तो ये हो जाएगा 2 √2। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा हमारा, ये है 2 √2, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 2/3 4/5 6/7 का मासा ज्ञात करो, महत्तम समर्थक, यानी कि कौन सा मासा ज्ञात करना है ना। तो मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते, तो क्योंकि भिन्न के रूप में हमको दिया गया है, अगर वैसी पूर्ण संख्याएं हमको दी हुई होती तो हम डायरेक्ट निकाल लेते, भाग विधि से या फैक्टर विधि से निकालते, लेकिन इनका मासा कैसे, तो भिन्नों का मासा कैसे निकालते, तो जब भी कोई भिन्न है, भिन्नों का जो मासा होता है, तो अगर भिन्न का मासा निकालना है तो लिखेंगे अंश का मासा बटे हर का लासा, यानी कि जिसका जो हमको निकालना है उसको ऊपर अंश का वो निकालेंगे। अगर हमको लासा निकालना होता इन्हीं संख्याओं का तो हम लिखते अंश का लासा बटे हर का मासा, है ना। अगर चूंकि हमें मासा निकालना है तो लिखेंगे अंश का मासा नीचे हर का लासा, उल्टा करते हैं। तो अंश का मासा,
अंश का मासा माने 2 4 6 का मासा निकालना है। तो 2 4 6 का मासा कैसे निकालोगे? 2 का हम लिख सकते हैं 1, 4 को लिख सकते हैं 2, 1 गुणित 2 दूनी 4, तो 6 को लिख सकते हैं 1 गुणित 2 तिया 6। इसका मासा क्या हो जाएगा? गुणनखंड विधि से मासा में देखो 2 सब में है ना, तो ये हमारा 2 इसका मासा हो गया। लासा क्या होगा? लासा किसका? 3 5 7 का लासा है ना, तो 3 5 7 का लासा क्या होगा? क्योंकि अलग अलग सभी संख्याएं हैं, तो इसका मतलब तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, है ना। 5 तिया 15 सत्ते 105, यानी कि लासा हमारा हर का लासा 105 और अंश का मासा 2, तो ये हो जाएगा 2 बटे लासा कितना होगा? 105, है ना। 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, सब में नीचे दिखा है अंश 105 105, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीखते हैं 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या है कि एक चित्र हमको दिया गया है, उस चित्र का वर्णन दिया है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, इसकी 2 जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को अंता बिंदु, अंता माने वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, ये पी पर काटती है। ये काट रही है, ये जीवाएं है ना, यानी कि वृत्त को ऐसी रेखा, जो वृत्त को 2 भागों में, वृत्त को की जो परिधि पर जिसके बिंदु स्थिर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? जो उसके केंद्र से होकर के जाती है, व्यास। यदि एपी बराबर 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है, और पी भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और सीपी यानी कि ये 2 सेंटीमीटर है। तो पीडी हमें डीपी यानी कि ये वाली लंबाई हमको निकालना, मान लीजिए ए एक्स है, तो इस एक थ्योरम होती है क्या कि जो आपकी जीवा के खंड हो रहे हैं, 2 खंड हो रहे हैं एपी पीबी, तो इसको हमको क्या करेंगे? एपी गुणित पीबी। जब 2 जीवाएं एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके जो खंड होंगे ए पी पी बी बराबर होगा सीपी और डीपी के बराबर। तो एपी कितना दिया है? 4 दिया है, पीबी कितना है? 3 है, बराबर सीपी कितना है? 2 है, तो डीपी हमको निकालना है। तो डीपी बराबर कितना हो जाएगा? डीपी बराबर हो जाएगा 4 गुणित 3 बटे 2, 2 दूनी 4 कटेगा, तो ये 2 गुणित 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 6। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 6 सेंटीमीटर, तीसरा है 5 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ये बी है ना, 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखाई देता है कि 2 जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो जो खंड हो इनके आपस में गुणनफल बराबर होते हैं। तो इस थ्योरम को आप जो प्रयोग करके आप डायरेक्ट आंसर इसको लगा सकते हैं। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 11। हमको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन में क्या है कि 2 संख्याएं 3:4 है, यानी कि 2 संख्याएं उनका जो अनुपात है तो 3:4 है के अनुपात में है। यदि इनका लासा 108 है तो उन संख्याओं का मासा ज्ञात करो, है ना। तो मासा हमको ज्ञात करना है, यानी कि संख्याओं का अनुपात हमको दिया गया है और उनका लासा दिया गया है, हमको निकालना क्या? मासा। तो मासा क्या? माना कि जो मासा है वो हम मान लीजिए x है। मासा क्या होता है? जो संख्याओं का कॉमन फैक्टर होता है उनका, वो आपका मासा है। यानी कि तो संख्याएं क्या होंगी? तो हमारी जो संख्याएं होंगी, संख्याएं हो जाएंगी, इस x का 3 में गुणा कर देंगे तो संख्या हो जाएंगी 3x और ये 4x, ये संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। अब हमको ये पता है, क्या पता है कि मासा गुणित लासा बराबर पहली संख्या
गुणित दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का मासा और लासा अगर हमको पता है तो उनका मासा लासा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो अब चूंकि मासा हमारा कितना है x, लासा कितना है 108, बराबर पहली संख्या होगी 3x, दूसरी संख्या होगी 4x, ये हो जाएगा 4 तिया 12x², ये 108x। ठीक है, अब x², इसमें देखो इस दोनों तरफ अगर हम x से भाग दे दें तो x इसका कट जाएगा, यहां बचेगा 108, यहां बचेगा 12x। तो यहां से हम देखेंगे x बराबर क्या मिलेगा 108/12, तो 12 से भाग देंगे 108 में कितनी बार कट जाएगा 9 बार, 12 9 108। तो देखो मासा हमने क्या माना था x, तो हमारा मासा कितना आ गया 9, x का मान 9 आया। तो इसका मतलब है कि जो x का मान 9 आ गया, इसका मतलब हमारा मासा क्या हो जाएगा, देखो पहला ऑप्शन 3 है, एक में 3, बी में 4, सी में 9, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगर संख्याएं पूछता तो ये जो x का मान आया वो इसमें हम गुणा कर देते, 9 तिया 27, 9 चौको 36, तो 27 और 36 संख्याएं हो जाती। तो इसमें संख्या नहीं पूछा गया, केवल मासा पूछा गया, तो आप मासा ऐसे निकाल लेंगे। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चित्र में, यानी कि ये चित्र दिया गया है, चित्र में त्रिभुज ABC, यानी कि ABC एक त्रिभुज है, इसके अंतर्गत माने अंदर एक वृत्त खींचा गया तथा PQR स्पर्श बिंदु है, यानी कि इस त्रिभुज को ये वृत्त जो है वो P बिंदु पर, Q बिंदु पर और R बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, यानी कि उन भुजाओं को, त्रिभुज की भुजाओं को ये छू रहा है। यदि PA माने ये वाली भुजा ये 4 सेंटीमीटर है, PB माने ये वाली इतनी, ये 6 सेंटीमीटर है, और AC माने ये पूरी, ये कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो BC की माप बताओ, यानी कि ये वाली लंबाई बताना है कि ये लंबाई कितनी होगी। ठीक है, बात समझ आ रही। तो हमको ये पता है, क्या पता है कि वृत्त के, कोई वृत्त है और उसके बाहर कोई बिंदु वाले P है, और इस पर अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो इन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है, मानो A ये B बिंदु मान लीजिए, तो ये AP और BP, यानी कि AP और BP ये दोनों की लंबाई बराबर होती है। यानी कि बाह्य बिंदु से, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो इसमें हम देखेंगे, तो यहां से देखो ये वृत्त है, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है A, इससे अगर एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि AP जो होगी, AP बराबर AR होगी कि नहीं होगी, AP बराबर AR होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो AR भी 4 सेंटीमीटर होगी, यानी कि AR हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अगर AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है पूरी। अब AC में से अगर हम AR घटा देंगे, है ना, तो क्या CR आ जाएगा। तो CR बराबर क्या आ जाएगा, CR बराबर AC माइनस AR, यानी कि 6 में से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये लंबाई आ जाएगी CR की 2। अब यहां पर आ जाइए इस C बिंदु पर, C बिंदु से देखो CR और CQ, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, इसका मतलब CR और CQ बराबर होंगे, CR बराबर होगा CQ, इसका मतलब है जितना CR है उतना CQ है, तो CQ की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि यहां तक हम लोग आ गए, ये 2 सेंटीमीटर ये भी होगी। ठीक है, अब B बिंदु पर देखो, B बिंदु से इस पर एक PB और PQ स्पर्श रेखा खींची, तो इसका मतलब अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि BP बराबर
बी क्यू, तो बी क्यू बराबर हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ कितना हो गया, ये इतना 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, बीसी निकालना है, तो बीसी बराबर हो जाएगा, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू धन क्यू सी, तो बी क्यू है 6 और क्यू सी कितनी है 2, कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमको निकालना था। अब देखो बीसी यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है 24 सेंटीमीटर, बी क्या है 14 सेंटीमीटर, सी क्या है 34 सेंटीमीटर, डी क्या है 8 सेंटीमीटर। तो हमारे बीसी की लंबाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ये डी ऑप्शन सही है ना। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। यानी कि क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है 2 में होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो अगर हम लंबाई में वृद्धि कर दिए 10%, तो चौड़ाई में 10% कमी हुई, है ना। तो क्या होगा, किसके क्षेत्रफल में पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाती है। तो जब भी एक भुजा में वृद्धि या कमी की जाए, दूसरी भुजा में वृद्धि या कमी किया जाए, तो उसको हम क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा उसका फॉर्मूला कैसे होता है। जैसे मान लीजिए 1% में, जैसे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत धन पहला प्रतिशत गुणित दूसरा प्रतिशत बटे 100, यानी कि इस तरीके से आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। अगर अब यहां पर देखो पहला प्रतिशत अगर वृद्धि कर रहा है तो धनात्मक चिन्ह लेंगे, और अगर वो पहला प्रतिशत में कमी हो रही है ना, ये वृद्धि कर रहा है तो उसमें ऋण चिन्ह लेंगे। अब जैसे चौड़ाई में 10% की क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो दूसरा प्रतिशत में कौन सा चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक, क्योंकि कमी हो रही है। और यहां पर भी पहला प्रतिशत और दूसरा प्रतिशत अगर दोनों में कमी कर रहे हैं तो दोनों में ऋण का चिन्ह लेंगे। अब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यदि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आएगा अगर वो धनात्मक आता है तो वृद्धि हुई, है ना, क्षेत्रफल में क्या माना जाएगा उसको, वृद्धि। और यदि क्षेत्रफल में ऋणात्मक चिन्ह आता है तो ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित करेगा कि जो क्षेत्रफल है उसमें वो कमी है, यानी कि धनात्मक आने पर क्षेत्रफल में वृद्धि तथा ऋणात्मक आने पर क्षेत्रफल में कमी को प्रदर्शित करता है, यानी कि जैसे अगर हम इसको चिन्ह, यानी कि अगर क्षेत्रफल इसमें हम मान रखने के बाद अगर इसका पूरा कैलकुलेशन में अगर ऋणात्मक चिन्ह आता है तो हम समझेंगे कि जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें कमी हो रही है, और अगर धनात्मक चिन्ह आ रहा है तो कहेंगे कि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आया है वो उसमें वृद्धि हुई है ना, है कि उसमें कमी आ रही है। तो पहला क्षेत्रफल में पहला परसेंटेज क्या है, इसमें 10% की वृद्धि, तो यहां लिखेंगे 10। दूसरे प्रतिशत में क्या दिख रहा है, चौड़ाई में क्या है, कमी, तो धन, ये ऋण में 10% चिन्ह लेंगे ऋणात्मक कर देने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या कमी होगी, तो इसमें हम ये धन और ये
ऋण 10/100। अब देखो इसमें क्या होगा, धन धन ऋण ऋण। अब ये धन ऋण ऋण, ये हो जाएगा 100/100। 10 से ये 10 कट जाएगा, 100 से एक बार कटेगा तो क्या आएगा, ऋण 1। तो जो ऋणात्मक चिन्ह हमको दिख रहा है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें 1% की उसमें कमी आ रही है ना। जो क्षेत्रफल में 1% की क्या होगी, कमी है। यानी कि अगर हम लंबाई में 10% की वृद्धि करें और चौड़ाई में 10% की कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल में जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 1% की कमी आएगी। नंबर हमारे पास 14वां क्या है कि एक पाइप है ना। ए पाइप माने हो सकता है पाइप हो या नल लिखा हो किसी किसी सवाल में, तो ए पाइप है। ए पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि एक बी पाइप है उसे 8 घंटे में खाली करता है। यानी कि एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को कितने समय में भरेगी, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन मान लीजिए 24 घंटे में भर जाएगा। बी ऑप्शन 36 घंटे में भरेगी, या सी ऑप्शन 12 घंटे में भर जाएगा, कि डी ऑप्शन 14 घंटे में भरेगा, है ना। इसको जो खाली टंकी है वो कितने घंटे में भरेगी। तो जब भी ऐसे सवाल हों कि एक नल किसी टंकी को पानी भर रहा हो और एक नल खाली कर रहा हो, तो दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो ऐसे टंकी को भरने में जो समय लगेगा वो कैसे लगेगा। यानी कि जब एक नल पानी भरे और दूसरा नल पानी खाली करे, है ना। तो जो टंकी हो या कोई बर्तन हो तो अभिष्ट समय जो होगा, अभिष्ट समय बराबर क्या होगा कि जो समय दिया गया है दोनों, है ना, दोनों जो समय दिए गए हैं दोनों समय का गुणनफल, दोनों समय का गुणनफल बटे दोनों समय का अंतर, दोनों समय में अंतर करेंगे। क्या करेंगे, अंतर, है ना, क्या करेंगे, अंतर। अब देखो इस सवाल को कैसे 1 मिनट में लग जाएगा। समय जो होगा इसका, अब देखो हमें क्या करना है, दोनों समय का गुणनफल, तो 6 और 8 का गुणनफल, 8 घंटे में खाली हो रहा है, 6 घंटे में भर रहा है, तो क्या करेंगे हम 6 गुणित 8 और इनका अंतर, समय का अंतर तो क्या है, बड़ी संख्या, 8 में से 6 घटा देंगे तो कितना होगा, 6 गुणित 8, यहां बचेगा 2 का भाग करेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 बार ही कटेगा, तो 6 चौको कितना आ गया, 24 घंटे। यानी कि जो टंकी है वो कितने समय में भरेगी, 24 घंटे में भरेगी, क्योंकि समय का अंतर कितना आ रहा है, 2 ही घंटे का तो आ रहा है, तो 6 घंटे ये चलेगी और 8 घंटे अब बराबर चल रहे हैं दोनों, तो टंकी जो होगी वो 24 घंटे में भरेगी, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 24 घंटे, है ना। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का है
क्या है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी। क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है ना वर्ग, और उसके जो प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90-90 अंश के होते हैं, है ना। ऐसा ना हो कि एक आध कोण अगर 90 अंश से कम हो जाता हो तो वो फिर वर्ग नहीं होगा, क्योंकि भुजा में परिवर्तन आ जाएगा। तो वर्ग क्या है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। एक बात, यानी कि माना कि जैसे मान लीजिए आप कोई माना कि वर्ग की जो भुजा है वो हमारी ए है ना, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी अक्षर है। अब ये है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की भुजा, वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर भुजा का की घात 2 यानी कि भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमने वर्ग की भुजा मान ली और उसका क्षेत्रफल वर्ग का भुजा का वर्ग होता है तो ए का वर्ग कर दिया। अब इसमें वो कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है ये, इसमें 44% की वृद्धि किया, 44% है ना। तो क्षेत्रफल का हम 44% निकालेंगे, क्षेत्रफल का कितना, 44%। 44% निकालना है तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर गुणित 44/100 यानी कि 44 ए स्क्वायर बटे 100। ये उसका 44% कोई क्षेत्रफल है उसका ये 44% है। अब ये जो क्षेत्रफल है ये इसमें जुड़ गया, क्या कह रहा है वो, बढ़ा दिया उसने। अगर घटा दिया होता तो घटा देते, अगर बढ़ाया है तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। तो नया क्षेत्रफल क्या आएगा, तो नया क्षेत्रफल ए स्क्वायर में 44 ए स्क्वायर बटे 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 144 ए स्क्वायर बटे 100। ठीक है, क्योंकि हमको निकालना है भुजा की लंबाई में प्रतिशत, तो नया पहले वर्ग की भुजा ए, अब जो नया क्षेत्रफल आया है तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी, क्योंकि जब क्षेत्रफल बढ़ा तो निश्चित है भुजा की लंबाई बढ़ेगी, है ना। तो वृद्धि पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो नया लिखेंगे, नए वर्ग की जो भुजा होगी, भुजा क्या होगी, इसका वर्गमूल लेंगे ऐसे 144 ए स्क्वायर बटे 100 है ना। तो 144 में काटेंगे तो कितना है, 12 ए बटे 100, यही तो होगा। अब 2 से काट दो, या जब काटेंगे तो कितना आएगा, 12 ए बटे ये 100 हो गया, 12/144 ए का ए हो गया, ये 6 कटेगा और ये कितना है, ये 10 होगा, ये कितनी हो जाएगा 5, क्योंकि 100 है ना तो 5 हो जाएगा, तो 6 बटे 5 है ना। क्योंकि 100 का वर्ग मूल्य हो गया तो 10 ही तो आएगा यहाँ, तो ये 144 का वर्ग मूल्य हो गया तो 12, ए का वर्ग घटेगा स्क्वायर है तो ए आ जाएगा, तो 10 का ए, तो इसमें हम 2 से काटेंगे, 2 6 12 2 5 10, तो 6 ए बटे 5। अब भुजा में वृद्धि कितनी हुई, भुजा में वृद्धि, भुजा में वृद्धि कितनी हुई, पहले भुजा थी ए, अब होगी 6 ए बटे 5, तो वृद्धि कितनी हुई, 6 ए बटे 5 में से ए घटेगा तो कितना बचेगा, 6 ए माइनस 5 ए बटे 5 यानी कि कितना आ जाएगा, ए बटे 5, यही तो होगा, कितना आया, ए बटे 5। अब ए बटे 5 है, ये कितने परसेंट है इसका, है ना। तो वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो प्रतिशत वृद्धि जब हम निकालेंगे तो या इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, तो क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत में वृद्धि में क्या लिखते हैं कि कुल वृद्धि गुणित 100 बटे प्रारंभिक, तो कुल वृद्धि कितने, ए बटे 5
बटे प्रारंभिक गुणित 100। तो ये आपका देखो ए से ये कट जाएगा तो ये बचेगा 100 बटे 5। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, कितने प्रतिशत आ जाएगा? 20%, है ना। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये 12% है, ये 16% है, ये 20%। इनकी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है ना। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे ये कमरा दिख रहा है ना, तो कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे मान लीजिए कोई कमरा है इस तरीके का, ठीक, इस तरीके का एक कमरा है। कमरा होता है घनाभ के आकार का, है ना। इस तरीके का कमरा है ना, इस तरीके का। तो देखो ये जो दिख रही है ये क्या है? ये उसकी ऊंचाई होगी, है ना। अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये ऊंचाई है, क्योंकि नीचे का फर्श ये है और इसके ऊपर वाली ये वाली क्या है? ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ये ऊंचाई। अब इसकी चारों दीवार कौन कौन सी हुई? एक तो दीवार ये हो जाएगी, एक दीवार नीचे तो फर्श है, तो एक दीवार ये हुई और एक दीवार ये वाली हुई, है ना। एक दीवार ये वाली हुई, एक दीवार ये वाली हुई, है ना। तो अब ये जो ऊपर है और नीचे, ये तो छत है और ये फर्श है, तो इसका क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। तो इसमें देखो इस जो लंबाई है ये वाली लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लिखेंगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। क्या करेंगे? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आप इसमें रख देंगे तो लंबाई कितनी है? 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर, ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। तो 12 और 10 कितने हो गया? 22। 12 10 22 गुणित 8। अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 8 से फिर गुणा करो, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 कितना होगा? 35 वर्ग मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? देखो पहला क्या दिख रहा है? 352 वर्ग मीटर आ गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है ना। तो सबसे ऐसे ही आपको देखना है इसमें कि क्षेत्रफल 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसमें हमने लंबाई 12 धन चौड़ाई 10 गुणित ऊंचाई। 12 और 10 22 होगा। 2 से इसमें गुणा किया 44 हो गया। 8 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 352 वर्ग मीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 17, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि 6 मीटर भुजा का एक ठोस घन है को पिघलाकर 5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है ना। कि इनकी एक की लंबाई चौड़ाई भी दी है अलग अलग और ऊंचाई पूछ रहा है ना। और एक घन को पिघला करके बनाया गया। तो घन में क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो भुजाएं हैं घन की वो बराबर होती है ना। और उसमें क्या होता है कि जो घन होता है वो क्या होता है? एक वर्गाकार 6 फलकों से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? घन कहते हैं। अब इसमें अगर घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो जाए, है ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा? घनाभ। तो इसका मतलब यह है कि घन को पिघला करके वो घनाभ बना रहा है। तो उसका जब कोई चीज एक चीज को पिघला करके कोई दूसरी चीज बनाई जाती है
तो ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान रखना कि आयतनों को बराबर किया जाता है। हमेशा क्या करेंगे, आयतन बराबर करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें घन का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों को बराबर कर देना है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 यानी कि Q। तो घन का आयतन कितना है, इसकी भुजा कितनी है 6, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा 6 की घात 3, है ना। इतने आपका मीटर में दिया है तो लिखेंगे घन मीटर। अभी इसको कैलकुलेशन करेंगे, पहले इतना लिख लेते हैं। घनाभ का आयतन जो होता है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब घनाभ की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, 5 गुणित 4 गुणित ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 H। ये भी घन मीटर में होगा, है ना, क्योंकि आयतन की इकाई जो है वो क्या है, घन मीटर। अब चूंकि पिघला करके, चूंकि घन को पिघला करके घनाभ बनाया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों के आयतनों को बराबर करेंगे। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चनों में जब भी कोई चीज पिघला करके बनाई जा रही, इसका मतलब आयतन निश्चित बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, घन का आयतन जो ठोस है घन बराबर घनाभ का आयतन, इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो घन का आयतन क्या है 6 की घात 3, घनाभ कितना है 20 H। तो H बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणित 6 गुणित 6 बटे 20, 2 से काट दो, 2 3 6, ये हो गया 6 छंग 36 गुणित 3 बटे 10, 3 18, 3 तिया 9, 9 रे 10 बटे 10, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो इतने घन मीटर क्या आएगा, इतने घन मीटर नहीं, क्योंकि H ऊंचाई आ रही ना, तो घन थोड़ी आएगा, यानी कि इतने मीटर आएगा, इतने मीटर 10.8 मीटर उसकी ऊंचाई होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, देखो ए, है ना, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, 10.8 मीटर। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि O वृत्त का केंद्र है तथा PA और PB वृत्त की स्पर्शी है तथा A और B स्पर्श बिंदु हैं। कोण APB 45 अंश है, तो AOB का अंश मान होगा। 4 हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन कौन से हैं, A है 100 अंश, B 105 अंश, C 120 अंश, D 135 अंश। इनमें से 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। चलते हैं कौन सा सही है देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या है, वृत्त, एक वृत्त बनाते हैं, ए वृत्त हो गया, इसका केंद्र ये है, ये O है, इस पर कोई बाह्य बिंदु है, यहां से इस पर 2 स्पर्शी रेखाएं ऐसे खींच दी गई, ये स्पर्श बिंदु है A और ये B, जहां पर 2 स्पर्शी खींच रही हैं। किस बिंदु से खींच रही हैं, ये P बिंदु, P बिंदु क्या है, वृत्त के बाहर है। तो चूंकि किसी भी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं और यहां से अगर इस पर लंब खींचते हैं ये, तो यहां पर क्या होगा, ये 90 अंश का कोण बनता है, इनकी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश, जहां पर स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, है ना, स्पर्श रेखा जहां स्पर्श बिंदु है ये, उसको अगर त्रिज्या से मिलाएंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा, यानी कि इसको अभिलंब बोलेंगे। ये स्पर्श रेखा है इस प्रकार, ये 90 अंश का हो गया, ये 90 अंश का हो गया। ये कोण कितने अंश दिया गया है, कितना दिया, APB, यानी कि APB ये दिया है 45 अंश, है ना। तो ये पूछ रहा है AOB कितना होगा, AOB यानी कि ये वाला कोण कितना होगा। देखो ये 90 है, ये 90 है, ठीक। अब 90 90 180 हो गया। अब इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण
यानी कि कोण ए पी बी धन कोण ए ओ बी, ये 180 अंश होते हैं, यानी कि दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि संपूरक होते हैं। अब ए पी बी हमको दिया गया है कितना, 45 अंश। कोण ए ओ बी हमको निकालना है 180 अंश, तो कोण ए ओ बी बराबर 180 में से 45 घटा देंगे, कितना बचेगा 135 अंश होगा ना, 135 अंश। अब देखो ऑप्शन ए में है 100 अंश, ऑप्शन बी में है 105 अंश, सी में 120 अंश, डी में 135 अंश। इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां है cot थीटा इक्वल टू 15/8 है, तो पहला ब्रैकेट 2 धन 2 साइन थीटा, दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, है ना। इसका हमको क्या करना है, इसका जो मान है क्या होगा, इसका मान इनमें हमको दिया गया है, तो इसका मान हमको होगा, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो यानी कि इसका मान हमको पता करना है, यानी कि 4 ऑप्शन में हमको दिया गया है। पहला ऑप्शन 225/64 और दूसरा ऑप्शन है 64/225, सी ऑप्शन है 125/225, डी ऑप्शन है 25/15। इनमें से एक सही है, कौन सा सही है इसको हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको दिया गया है 2 + 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक, तो इसमें 2 कॉमन है, 2 बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हमको इसमें भी 2 बाहर हैं तो इसमें निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा। अब एक बार ये जुड़ा है और एक बार घटा है, तो इसमें एक बार जुड़ा है तो एक बार घटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक बार जुड़ा है एक बार घटा है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का मान दिया 15/8, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 15/8 का स्क्वायर, 15 पर हम 225, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी कि इसको जो वैल्यू आई है 225/64 है। ऑप्शन में कौन सा सही होगा हमारा देख रहे हैं, पहला ऑप्शन 225/64, बी ऑप्शन 64/225, सी 125/225, ये 25 तो ऑप्शन हमारा मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है ए, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, है ना। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 2 बिंदुओं 0,-5 तथा x, 0 के बीच की दूरी 13 मात्रक हो तो x का मान होगा। पहला ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है +-10, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है +-12, है ना। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा सही है ना। तो इसमें आप देख रहे होंगे तो 2 बिंदु, ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। क्या है कि देखो कैसे निकालते हैं, यदि x1 y1 x2 y2 की बीच की दूरी, है ना, बीच की दूरी, यदि x1 y1 x2 y2 2 बिंदु हैं कि बीच की दूरी अगर d है तो d बराबर, दूरी कैसे निकालते हैं,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट करके निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये हमारे पास एक 0 माइनस 5 और x 5, ये x1 y1 x2 y2 और d कितनी है 13, तो यहां पर हम 13 रख देंगे। अंडर रूट x2 कितना है -5 x2 x1 y1 x2 y2, यानी कि यहां पर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर 25, ये कितना है 13। इसमें क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर 169 ऋण 25 बराबर कितना हो जाएगा 144, यानी कि x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144, यानी कि प्लस माइनस 12 है ना, प्लस माइनस 12 मात्रक होगी यूनिट। तो इसमें देखो कौन सा सही है, यही सही है, देखो इसमें गोला पहले ही से लगा है ना। इस प्रकार से अभी हमने क्वेश्चन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंपटीशन लेवल के, उनको हमने सॉल्व किया है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक चैनल से कई बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।